नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो आज की क्लास में हम लोग आदिकाल के MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में शिवसिंह सरोज को क्या कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शिवसिंह सरोज को क्या कहा, तो एक वृत्त संग्रह। एक क्वेश्चन में देखिए, अगर आप देखिएगा यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आचार्य शुक्ल जो है वो शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित शिवसिंह सरोज को क्या कहा, और दूसरा देखिए कि शिवसिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने एक बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा। तो एक बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, जिसके के रचनाकार कौन है, तो ग्रियर्सन है। यानी कि 1883 में शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज लिखा था और 1889 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रियर्सन जी ने लिखा था। तो ये देख लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किसे कहा। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है मिश्र बंधु विनोद को। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है किसे, मिश्र बंधु विनोद 1913 में। नेक्स्ट, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने पुस्तकों की खोज का आरंभ कब किया था। 1900 से 1911 में किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। नेक्स्ट, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 1911 में कितने रिपोर्ट में ज्ञात अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो 8 रिपोर्ट इनके आए थे, जिसमें काफ़ी सारे ज्ञात और अज्ञात किताबों का पता लगाया था। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। तो मिश्र बंधु विनोद जो है वो 3 भागों में प्रकाशित है। ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकार के रचना को माना है। तो आदिकाल के अंतर्गत 2 प्रकार की रचनाओं को रखा है, अपभ्रंश की रचना और देश भाषा या बोल चाल की रचना। नेक्स्ट, आदिकाल का निरूपण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस संप्रदाय की पुस्तकों को विशेष तौर पर कहा कि वो साहित्य की कोटि में नहीं आती है। यानी कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य की कोटि में किस पुस्तकों को नहीं रखा, यानी कि जैन धर्म के जो तत्व निरूपण ग्रंथ थे उसे आचार्य शुक्ल जी साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकें मानी हैं। तो साहित्यिक पुस्तकें 4 मानी है। क्या सब है, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं जो हैं इसे शुक्ल जी क्या मानते हैं, तो साहित्यिक पुस्तकें मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा काव्य की पुस्तकें मानी। 2 प्रकार की मानी है, हम लोग पीछे देख चुके हैं, अपभ्रंश और देश भाषा। तो देश भाषा की पुस्तकें किसे मानी है, तो खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद जयप्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेली और विद्यापति पदावली। ये जो 8 कृतियाँ हैं इसे शुक्ल जी क्या मानते हैं, तो देसी भाषा का काव्य मानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें 2 जो पुस्तक हैं, अमीर खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली, इसे रासों में नहीं माना है। 2 पुस्तकों को रासो साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा गया। इधर जो 6 पुस्तकें हैं इसे, और विजयपाल रासो और हम्मीर रासो, यानी कि 8 पुस्तकों को रासो साहित्य के अंतर्गत स्थान दिए हैं शुक्ल जी ने। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, इन 12 ग्रंथों में रासो के अंतर्गत नहीं माना है। देखिए शुक्ल जी
आदिकाल के अंतर्गत जिन 12 पुस्तकों का उल्लेख किए हैं उनमें 4 पुस्तकों को जो है वो रासों के अंतर्गत नहीं माना। किसे? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुसरो की पहेली और विद्यापति पदावली। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली। और सारे पुस्तकों को यानी कि और 8 जो पुस्तकें बाकी शेष हैं उसे रासो साहित्य के अंतर्गत रखे शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर किन पुस्तकों का जिक्र किया? देखिए यहाँ पे शुक्ल जी जहाँ 12 ग्रंथों का जिक्र करते हैं वहीं मिश्र बंधु जो है वो केवल 10 ग्रंथ का ही जिक्र कर रहे हैं। और वे ग्रंथ कौन सब हैं इसे भी देखना महत्वपूर्ण है। पहला है भागवत गीता, दूसरा है वृद्ध नवकार, ये जैन ग्रंथ हैं, तीसरा है वर्तमाल, चौथा है समंतसार, पांचवा है पत्ताली जो कि एक साहित्यिक ग्रंथ है, छठा है अनन्य योग, योग की पुस्तक है यह, जम्बू स्वामी राम जैन पुस्तक है, रेवंत गिरिरास साहित्यिक, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला या उपदेश माला। तो इन 10 ग्रंथों को मिश्र बंधु ने आदिकाल में स्थान दिया है। नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं द्वारा मानी गई 10 किताबों में जैन धर्म की किताबें कौन सब थी? तो जैन धर्म की 5 किताबें थी, वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामीरास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला। ये 5 रचनाएं जो है वो जैन धर्म संबंधी थी। नेक्स्ट है, इन 10 किताबों में शुक्ल जी ने किन्हें साहित्यिक माना है? तो मिश्र बंधु द्वारा जो 10 किताबें आदिकाल में रखी गई उनमें पत्ताली और रेवंत गिरिरास को शुक्ल जी ने साहित्यिक माना है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रारंभिक 150 वर्षों की रचना किस प्रवृत्ति का पता लगता है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी विशेष प्रवृत्ति का पता जो है वो 150 वर्षों के भीतर नहीं लगता है, उसके बाद जो है वो वीर रस प्रधान रचनाएं मिलती है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में कब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाई गई थी? तो 1200 वर्षों तक तो कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। शुक्ल जी लिखते हैं, जब मुसलमानों की चढ़ाई हुई थी उस समय से साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई दिखाई दी। कवि जो थे वो एक तरफ तो नीति की रचनाओं का ये सुनाया करते थे और दूसरी तरफ क्या करते थे, अपने आश्रयदाता या अपने राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे, उनके वीरता का वर्णन करते थे मुसलमानों की चढ़ाइयों से। ठीक है, आगे है, आदिकाल में अपभ्रंश के जो नमूने मिलते हैं वे किस भाषा के हैं? तो अपभ्रंश के नमूने बोलचाल की भाषा से भिन्न थी। ठीक है, बोलचाल की जो थी देसी भाषा वो भिन्न थी और अपभ्रंश के नमूने भिन्न थे। बालचंद विज्जावई भाषा पंक्तियों में उपयुक्त विद्यापति की भाषा को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? बालचंद विज्जावई भाषा पंक्तियों में प्रयुक्त विद्यापति की भाषा को शुक्ल ने प्राकृताभाष हिंदी कहा है। ठीक है, शुक्ल विद्यापति की रचनाओं में देखने को मिला था, एक तरफ प्राकृताभाष हिंदी था, एक तरफ देसी भाषा था, देसी बैना सब जग मिठा करके विद्यापति की पंक्तियां हैं, तो इसमें प्राकृताभाष हिंदी का जो है वो उल्लेख है। फिर है, भरत मुनि अपभ्रंश को क्या कहा? तो भरत मुनि अपभ्रंश का नाम देशी भाषा दिए हैं। पुष्पदंत का समय है 1029 विक्रम संवत। पुष्पदंत का समय, आदिकाल के जो कवि हैं उनका जो है वो समय के आधार पर उनका क्रम पूछा जाता है। तो पुष्पदंत का समय क्या है? 1029 विक्रम संवत। पुष्पदंत का आदि पुराण एवं उत्तर पुराण किस छंद में लिखा है? पुष्पदंत का जो रचना है आदि पुराण और उत्तर पुराण वो चौपाई छंद में है। जनता पर सिद्ध योगियों का प्रभाव कब से पाया जाता रहा?
तो जनता पे सिद्ध योगियों का प्रभाव जो है वो विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाने लगा था। ठीक है, विक्रम की 10वीं शताब्दी से जनता पर सिद्ध योगियों का प्रभाव दिखाई देने लगा था। नेक्स्ट है, सिद्धों के निवास नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यापीठ किसने उजाड़े थे? ये दो महत्वपूर्ण विद्यापीठ जो थे वो बख्तियार खिलजी ने उजाड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सिद्ध योगिनियाँ थी, सिद्ध में 3 महिलाएं भी थी, कौन सब थी देख लेते हैं। मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये तीनों सिद्ध योगिनियाँ थी। ठीक है। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्ध कवियों के समय के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पे कुछ सिद्ध कवियों का समय दिया गया है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। लुइप्पा का समय संवत लगभग 830 के आसपास शुक्ल जी मानते हैं। विरूपा का समय संवत 900 के आसपास, कणप्पा का समय भी 900 के आसपास और कुकुड़िप्पा का समय भी संवत 900 के आसपास मानते हैं शुक्ल जी। सहजे थीर कड़ी वारुणी साध किसकी पंक्ति है? तो ये विरूपा की पंक्ति है। ये सारे पंक्तियाँ शुक्ल जी जो हैं वो अपने किताब में सम्मिलित किए हैं, तो ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से आपको पंक्ति पूछा जा सकता है, सहजे थीर कड़ी वारुणी साध किसकी पंक्ति है? तो विरूपा की। नेक्स्ट है, डोमिन का आवाहन गीत किसने लिखा था? कनहप्पा ने डोमिन का आवाहन गीत। यहाँ पे देखिए कथन एक है, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की प्राप्ति मानी गई थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कथन सही है। तर्क है, निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए थे, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के 3 अवयव बताए गए थे। निर्वाण के 3 अवयव बताए गए थे कहाँ पे? शून्य, विज्ञान और महासुख में। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिद्धों में वज्रयान शाखा में जो है वो महासुख की प्राप्ति को पढ़ चुके हैं। वज्रयान शाखा में प्रज्ञा और उपाय के योग से जो है वो महासुख की प्राप्ति मानी गई है। और ये निर्वाण के 3 प्रमुख अवयव ठहराए गए थे, शून्य, विज्ञान और महासुख को। ठीक है, यहाँ से दोनों सही है। नेक्स्ट है, मिश्रबंधु द्वारा मानी गई 10 किताबों में जैन धर्म की किताब जो है वो कौन सब है? तो जैन धर्म की किताबें हैं वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामीरास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला। ये 5 ग्रंथ जो हैं ये जैन धर्म संबंधी है और ये 2 साहित्यिक माना है। ये क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुष्पदंत का आदि पुराण एवं उत्तर पुराण किस? ये भी क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, यहाँ से देखिए, जिमी लोन क्या है? जिमी लोन विल्लजई पानी एही तिमी धरनी लई चित, यह किसकी पंक्ति है? तो जिमिलोन विलजई पंक्ति जो है ये कणहप्पा की पंक्ति है। युगनद की भावना का संबंध है, युगनद की भावना का संबंध किससे है? वज्रयान से और महासुखवाद से। ठीक है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव किस शासक के समकालीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। कौन? महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव। हिंदी काव्य के पुराने रूप का पता कब से लगाया जाता है? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से लगाया जाता है। द्व्यश्रय काव्य की रचना किसने किया था? तो हेमचंद ने किया था द्व्यश्रय काव्य की रचना। नेक्स्ट है, कुमारपाल प्रतिबोध का रचनाकाल कब है? कुमारपाल प्रतिबोध का रचनाकाल है 1241 संवत। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास को रखा है? 900 वर्षों के। शुक्ल जी 4 कालखंडों में 900 वर्षों के इतिहास को बांटे हैं। क्या सब है? आदिकाल है, आदिकाल को शुक्ल जी वीर गाथा काल कहते हैं।
पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी भक्तिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं। समय सीमा देख लीजिए, आदिकाल का 1050 से 1375 विक्रम संवत है, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत है भक्ति काल का, 1700 से 1900 है रीतिकाल का और गद्यकाल का 1900 से 1984 है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने नामकरण का आधार किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल जी नामकरण का आधार मानते हैं रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति को, रचनाओं की प्रचुरता को, यानी जिस रचना विशेष की प्रचुरता होती है उसी के आधार पर शुक्ल जी नामकरण किए हैं। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ से माना? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। प्राकृत की अंतिम अवस्था जो कि क्या है? अपभ्रंश है। प्राकृत की 3 अवस्था है, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। तो यही अपभ्रंश से जो है ये शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। प्राकृत के छंद का नाम क्या था? गाथा, जबकि अपभ्रंश के छंद का नाम था दोहा। प्राकृत में गाथा या गाहा था और अपभ्रंश में दोहा था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्य तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचना के भीतर मिलती है। कहाँ मिलती है? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की रचना के और सांप्रदायिक रचना के अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट है, प्राकृताभास हिंदी जो है उसे क्या कहा है? पुरानी हिंदी। प्राकृताभास हिंदी को पुरानी हिंदी कहते हैं। 1050 किसका समय था? देखिए याद रखना है कि 1050 से 1375 जहाँ शुक्ल जी बोल रहे हैं कि आदिकाल का समय सीमा है, तो वहीं पे शुक्ल जी बोल रहे हैं कि महाराज मुंज और भोज के समय से हम्मीर देव के कुछ पीछे तक, कुछ बाद तक रचना जो है ये काल जो है ये आदिकाल का है। तो 1050 में मुंज और भोज का समय था और 1375 हम्मीर देव का समय था। आगे देखिए, चलिया वीर हम्मीर पाँव भर में निकम्पई, दिगमग नह अंधाड़ धूली सुररह आच्छाही। प्राकृताभास में ये रचना है और हम्मीर रासों की रचना है जिसके रचनाकार हैं शारंगधर। बालचंद विद्याबई भाषा, ये विद्यापति की रचना। प्राकृताभास इसमें भी है हिंदी। आगिन जो लागी नीर में कंदौ जलिया झाड़ी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। ये कबीर की पंक्तियां हैं। यहाँ पे ये सारे पंक्तियां जो है ये महत्वपूर्ण है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा? तो विद्यापति देशी भाषा कहते हैं जो कि अपभ्रंश से भिन्न थी। प्रचलित बोलचाल की आम जनता की जो भाषा थी उस समय उसे विद्यापति देशी भाषा कहते हैं। देशी भाषा मिला हुआ अपभ्रंश क्या था? अवहट। यानी अपभ्रंश में जो